ओके गुड। ग्रेट ग्रेट, अच्छा है। चलो सो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करेंगे और वापस से स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर को आई एम गोइंग टू रिवाइज। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि व्हाट इज द फाइनल अकाउंट, व्हाट इज द फाइनल अकाउंट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर व्हाट इज द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट का मतलब ये होता है, फाइनल अकाउंट मींस इट इज द मेंटेनिंग systematically record of all the business transaction, it is called final account. Maintaining systematically record of all the business transaction, it is called final account. बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिकली मतलब फाइनल अकाउंट होता है। सर बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो पर्सन बिजनेस करता है उसके बिजनेस में एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, उसी को इंग्लिश में हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो अगर बिजनेस में अगर मैंने कोई खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है, या फिर कोई बिजनेस से मुझे इनकम रिसीव्ड हो रही है, राइट, तो उसको मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो उसको रिकॉर्ड को, उसी रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने कुछ खर्चा किया है, लाइट बिल पे किया है, सैलरी पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, so it means it's called a transaction. Sometimes I am receiving the money, मुझे पैसा आता है, तो it is called a transaction। और सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना मतलब फाइनल अकाउंट होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। अब ये फाइनल अकाउंट जो होता है सर 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। सो 11th का फाइनल अकाउंट और 12th का फाइनल अकाउंट का डिफरेंस क्या होता है बेटा? एफवाईजीसी में जो फाइनल अकाउंट होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट होता है। एसवाईजीसी में 12वीं में जो फाइनल अकाउंट आता है उसको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बोलते हैं। सर ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में डिफरेंस क्या है बेटा? तो एफवाईजीसी का जो फाइनल अकाउंट है, राइट, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई सिंगल पर्सन अगर बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, तो उस अकाउंट को हम लोग प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट बोलते हैं, राइट। अगर एसवाईजेसी का जो फाइनल अकाउंट है, मतलब जहां पे मल्टीपल पार्टनर्स आते हैं, जैसे सुरेश आया, रमेश आया, दोनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, सुरेश ने भी पैसा लाया, रमेश ने भी पैसा लाया, तो पार्टनरशिप वेरिएबल ना, बहुत सारे पार्टनर्स है, तो उसीलिए उसको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बोलते हैं, राइट। ओके, वेरी गुड। सो इसका मतलब सर एफआईजीसी में प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट रिकॉर्ड करना है, और 12th का जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस रन करते हैं, उनका अकाउंट रिकॉर्ड करना है। वेरी गुड सर। तो एफआईजीसी का जो फाइनल अकाउंट होता है वहां पर कितने अकाउंट हम लोग को बनाने पड़ते हैं? सो अकाउंट जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट में हम लोग को मेनली 3 अकाउंट, एसवाईजीसी होने दो या फिर एफआईजीसी होने दो, मेनली 3 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो वो कौन से हैं सर? तो पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आता है बैलेंस शीट। सर अब एसवाईजीसी का जो फाइनल अकाउंट है उसके अंदर हाउ मेनी अकाउंट्स वी नीड टू प्रिपेयर? तो एसवाईजीसी का जो फाइनल अकाउंट है वहां पर हम लोग को बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनाना ही है, बट एक्स्ट्रा एडिशनल 1 अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर। सर वो कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल का। सर ये क्यों बनाना पड़ता है? बिकॉज बेटा यहाँ पर रमेश भी है, सुरेश भी है, गणेश भी है, बराबर, तो तीनों अलग अलग लोग हैं, तो तीनों अलग अलग लोग पैसा लेके आएंगे, तीनों अलग अलग लोग पैसा लेके जाएंगे, तो तीनों का अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करेंगे, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल एडिशनल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर इन एसवाईजीसी स्टैंडर्ड। ओके, सो अंडरस्टूड सर। ओके फाइन। सो इसका मतलब ये बोल रहे हो सर कि मेन 3 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, सो नाउ सर व्हाट डज इट मीन बाय द ट्रेडिंग अकाउंट? अभी कल के लेक्चर में मैंने तुम लोग को पढ़ाया था ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट को दोबारा अच्छे से रिवाइज करेंगे। आज का लेक्चर भी ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ही जाने वाला है, बिकॉज जब तक ट्रेडिंग अकाउंट फुल्ली कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं जाऊंगा। थोड़ा ज्यादा समय लगेगा तो भी चलेगा, बट ट्रेडिंग अकाउंट लेट मी फिनिश कंप्लीटली, बिकॉज यहाँ पे जो लेक्चर अटेंड करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फैक्ट्री अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को फैक्ट्री अकाउंट भी कहा जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये सैंपल फॉर्मेट है, आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के 2
पहला एक कॉलम होता है पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम अमाउंट के होते हैं, तीसरा कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट का होता है। सर क्रेडिट अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस होता है। वेरी गुड बेटा। तो डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा क्रेडिट अकाउंट मैंने एक सैंपल तरीके से बनाया हुआ है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अमाउंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अमाउंट। अमाउंट के 2 कॉलम होने चाहिए। उसके बाद ये सैंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट का और एक कॉलम बनाऊंगा मैं, बराबर। ये अमाउंट हो गया। अभी क्रेडिट अकाउंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट अकाउंट में 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट अकाउंट के जो डेबिट साइड होता है उसके अंदर क्या रिकॉर्ड करना है बेटा, इसी के अंदर हम लोग को सारे एक्सपेंस अगर हुए रहेंगे और अगर लॉस हुआ रहेगा तो हम लोग को रिकॉर्ड करना है। अगर मेरा बिजनेस में कुछ खर्चा हुआ है और बिजनेस में अगर मुझे कोई लॉस हुआ है तो मैं क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। और अगर मुझे बिजनेस में कुछ इनकम हुआ है, अगर मुझे बिजनेस में इनकम हुआ है या फिर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। सर डेबिट में एक्सपेंस और लॉसेस और क्रेडिट में इनकम एंड गेन। क्यों सर? बिकॉज़ एज पर द गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रूल के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक्सपेंस डेबिट में होता है और लॉस डेबिट में होता है। और अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड हमेशा इनकम और गेन आएगी। जैसे कि आपको रूल मालूम है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंस और ट्रेडिंग के क्रेडिट में इनकम आती है। ओके सर, वेरी गुड सर। सो बेटा सर यहाँ पर हम लोग कौन से एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक चार्ट मैंने भेजा हुआ है और सिंपल स्टोरी में भी आपको मैंने कल बताया था। स्टोरी मैंने रफ नहीं किया, मैंने कल के लेक्चर को रिवाइज करना था इसलिए मैंने आज इस तरह का दोबारा मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग आज एंड ऑफ द लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल वाला। तो बिफोर दैट प्लीज नेक्स्ट 15 मिनट्स आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट 15 मिनट अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज आपको मिलेगा। सो बेटा वी स्टार्ट फॉर द स्टोरी अगेन। ये स्टोरी को थोड़ा याद से रखना बेटा, स्टोरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मुझे बिजनेस करना था, मैंने कल आपको बताया कि जैसे कि ये आदमी ये बिजनेस करना चाहता है और इसको बिजनेस करना है टी शर्ट बनाने का, बराबर। क्या है बेटा, मैंने कल बोला था आपको मुझे क्या बनाना है, टी शर्ट बनाना है, टी शर्ट। तो ये टी शर्ट बनाने के लिए मुझे कॉटन लगेगा बेटा, कॉटन लगेगा। तो कॉटन लेने के लिए मैंने पहले कॉटन लगेगा, जगह लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेगी बिजनेस के लिए। तो बेटा मैंने पहले यहाँ पर बिरानी का फैक्ट्री स्टार्ट किया। यू नो दैट वेरी वेल। मैंने एक जगह चाहिए था, मुझे लोकेशन चाहिए था, कपड़ा बनाने के लिए प्लेस चाहिए थी, तो मैंने जगह मैंने फैक्ट्री स्टार्ट किया। बिरानी में जगह लिया, एक फैक्ट्री भाड़े पे लिया, रेंट पे लिया और यहाँ पे जगह मैंने स्टार्ट किया। अब मुझे जगह तो मिल गया बेटा, लेकिन मुझे कपड़ा चाहिए था, कॉटन चाहिए था। तो मैंने सुना कि गुजरात में जाओ, सूरत में जाओ, वहां पे सस्ता मिलता है। आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मैंने सूरत लेना प्रेफर किया, रीजन उसके बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा कि सूरत में जाओ, सूरत से कपड़ा लेके आओ, फैक्ट्री में कपड़ा बनाओ और उसको बाद में बेच दो। ये मैंने बिजनेस सोचा था, इसीलिए मैं सूरत चला गया। सूरत जाने के बाद क्या हुआ बेटा, मैंने कॉटन परचेज किया, मतलब रॉ मटेरियल। यहाँ पर मेरा कॉटन मतलब मेरा क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। जब कच्चा माल लेके फैक्ट्री में आऊंगा तभी तो पक्का माल बनेगा ना बेटा। तो मैंने क्या किया, 1,10,000 का मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया। लेकिन भाई साहब देखो क्या हुआ है, जिस पर्सन से मैंने ये सामान 1,10,000 का पहुंचा, इसने मेरे को चूना लगाया, उसने मुझे 10,000 का सामान ना खराब दिया बेटा। तो मैंने, आप बोलो मुझे ये 10,000 का रॉ मटेरियल मुझे खराब दिया, फटेला दिया, फूटेला दिया, डिस्ट्रॉय हुआ दिया, डैमेज हुआ दिया सामान, तो मुझे लेके आना चाहिए या रिटर्न देना चाहिए। मतलब 1,10,000 का जो मैंने परचेज किया उसके अंदर 10,000 का सामान उसने मुझे डैमेज हुआ दिया, तो मैंने ये सामान क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। इसलिए मेरा परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न माइनस होता है बेटा। इसीलिए मेरा परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न माइनस होता है, क्योंकि मैंने 1,10,000 का सामान लिया था, उसमें 10,000 का सामान खराब था, तो मैंने उसको रिटर्न दे दिया। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद मुझे एक्चुअल अमाउंट मिला है, मुझे 1,00,000 का एक्चुअल परचेज हुआ है। मेरा 1,00,000 का एक्चुअल परचेज हुआ है। यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, परचेज 1,10,000 का था, उसमें से 10,000 का सामान खराब था, तो मैंने 1,10,000 में से 10,000 माइनस किया, तो मेरा एक्चुअल परचेज कितना हुआ, 1,00,000 का हुआ। एक्चुअल परचेज कितना हुआ, 1,00,000 का हुआ। ठीक है, अब तो मैंने कॉटन परचेज किया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि कुछ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाई, क्योंकि मुझे जाना था विराट। अब मैं विराट पैदल तो नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने एक ट्रांसपोर्ट बाय करने का फैसला लिया। तो मैंने एक ट्रक वाले को, टेम्पो वाले को रिक्वेस्ट किया, भाई साहब मुझे आप विराट तक छोड़ दीजिए, आपका जो भी भाड़ा रहता है मैं आपको पे कर दूंगा। इसीलिए मुझे फ्रेट और कैरेज, ये दोनों को गाड़ी भाड़ा कहा जाता है। तो मैंने फ्रेट और कैरेज का पैसा टेम्पो वाले को दिया, 3,000 रुपया। टेम्पो वाला रेडी हो गया विराट तक छोड़ने के लिए।
वैसे ही टेम्पो अपना निकल गया, तो अपनी खुशी ज्यादा देर तक रुकी नहीं। जैसे मैंने महाराष्ट्र बाउंड्री क्रॉस किया, मतलब गुजरात में था तो गुजरात में महाराष्ट्र बाउंड्री में एंटर किया, वैसे ही समझ लो मैं चलते 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 जा रहा हूँ, डिफरेंट टोल नाका थे वहां से, लेकिन बाय रोड जा रहा हूँ तो हर एक टोल नाका पे मुझे बता, क्योंकि मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ ना, अब तो मैं महाराष्ट्र में हूँ लेकिन मैंने सामान तो गुजरात से लाया, तो मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ। अगर आप बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट मतलब सामान लेके आ रहे हो तो आपको ऑफरॉय पे करना पड़ता है। ये तो नॉमिनल है, आप बच्चा बच्चा भी जानता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको टैक्स टोल तो भरना पड़ेगा। तो अपना बेहतर चेक लगा तो मैंने ऑफरॉय का टोल पे किया। अगर मैं एयर फ्लाइट से आ रहा हूँ सामान लेके तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अगर मैं जहाज शिप से लेके आ रहा हूँ सामान तो मुझे शिप अनलोड होने के बाद कस्टम के चार्जेस, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इवन मोर देन दैट, अब कस्टम ड्यूटी के साथ साथ जो वेयर हाउस के चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंट चार्ज, सामान रखने का खर्चा, वेयर हाउस के चार्जेस, जिसको डॉक्यूमेंट चार्जेस बोलते हैं, वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। इतना मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा स्टॉक, मेरा सामान मेरे फैक्ट्री तक आके पहुंचा है, लेकिन वहां पर भी मेरे खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन आप देख सकते हो जो जगह मैंने फैक्ट्री भाड़े से ले लिया था वो तो मेरे दादा परदादा का था नहीं, मुझे फोकट में तो मिला नहीं था, तो मुझे मैंने भाड़े से पाई किया था, तो मुझे उस फैक्ट्री का मुझे क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। यू कैन सी हियर, अब मुझे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस चालू हो गए। अबे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट, और फैक्ट्री अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं। जैसे कि यू कैन सी हियर, मैंने फैक्ट्री का रेंट पे किया, एक्सपेंस किया, मैंने फैक्ट्री का डर लग रहा था ताकि बारिश का मौसम था, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आग लग जाए, मेरे कॉटन जल के खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए मैंने उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी निकाला। तो फैक्ट्री के रेंट के साथ साथ मुझे और एक खर्चा पे करना पड़ा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस। अच्छी सीधी सी बात है, अब मुझे कपड़ा बनाना है, टी शर्ट बनाना है, तो पावर सप्लाई तो जरूरी है, तो मैंने पावर सप्लाई जनरेट करने के लिए एक सर्वर लगाया, फैक्ट्री पावर, जिसको बोलते हैं आप मोटी पावर में बोल सकते हो। तो मैंने मोटी पावर फैक्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया, इसलिए भाई बिना पावर के मेरी सप्लाई नहीं आएगा और बिना ये पावर के मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे मोटी पावर के ऊपर खर्चा करना पड़ा, फैक्ट्री पावर मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। उसके बाद मैंने फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगवाई, उसका भी मुझे खर्चा करना पड़ा। उसके बाद आपको तो मालूम है मेरे को टी शर्ट तो खुद तो नहीं बना, मैं तो मालिक हूँ भाई, मालिक खुद वर्कर की तरह काम नहीं कर सकता, तो मैंने अपने फैक्ट्री में टी शर्ट बनाने के लिए कुछ 5 वर्कर्स लेबर को अपॉइंट किया। अभी आपको तो मालूम है लेबर तो आज आएगा लेकिन कल रात को चला जाएगा, और उन लोग को डेली बेसिस पे रहते हैं, उनको डेली पगार चाहिए रहता है, तो मैंने 5 वर्कर को अपॉइंट किया और उनको क्या पे किया, बेसिस पे किया। उसके साथ साथ मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया जो वर्कर्स के ऊपर ध्यान दे सकता है, तो उस वर्कर्स के ऊपर ध्यान देने वाले मैनेजर को इधर अकाउंटिंग लैंग्वेज में वर्क्स मैनेजर बोला जाता है, उसको भी मैंने सैलरी देना पड़ेगा। तो वर्क्स मैनेजर, वर्क्स का मतलब यहाँ पे फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री होता है, तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री में जो काम करता है मैनेजर, उसको मैंने सैलरी पे किया, तो उसका भी सैलरी मेरा फैक्ट्री रिलेटेड था, इसमें ट्रेडिंग के अकाउंट में डेबिट किया। और देखो बेटा फैक्ट्री के अंदर काफी चीजें मुझे लगानी पड़ी, जैसे कोयला लगाना पड़ा, गैस लगाना पड़ा, वाटर लगाना पड़ा, फ्यूल लगाना पड़ा, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, कोयला, कोयल का मतलब कोयला होता है, गैस और वाटर, ये सारी चीजें के बिना मेरा कपड़ा बनेगा नहीं। उसके साथ साथ मुझे हीटिंग और लाइटिंग भी लगाना पड़ा फैक्ट्री के अंदर। और लास्ट एक एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर लिखा है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब वापस से रिवाइज करूंगा, रॉयल्टी का मतलब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो विलास में फैक्ट्री डाला था उसका नाम रिबक डाला था, लेकिन रिबक तो किसी और कंपनी का नाम है सर, आप कैसे नाम लिख सकते हो? बेटा मैंने रिबक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, रिबक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जब मैंने रिबक कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग किया तो मालिक ने बोला बाबू देखो आप अगर 100 रुपए कमाते हो आप मुझे 20 रुपए दे दो, क्योंकि आप मेरा नाम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, और मैं रेडी हो गया। उसी 20 रुपए को यहाँ पर रॉयल्टी कहा जाता है। और सीधी सी बात है, बिजनेस हम लोग चालू करने के पहले ही नाम डिसाइड करते हैं, इसलिए वो प्रोडक्शन के पहले का एक्सपेंसेस है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में है। ये सारे एक्सपेंसेस आप देख सकते हो कि जितने भी बोर्ड पे मैंने रेड लाइन में लिखे हुए ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन मैंने कराया आपको कल के लेक्चर का, तो इसको हम लोग स्टॉप करके थोड़ा आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और आपको जो टेक्स्ट बुक आपके पास है नहीं, तो मैंने टेक्स्ट बुक है नहीं मतलब कैसे नहीं है, मैंने आपको पेज आपको ऑलरेडी कल व्हाट्सएप किया हुआ, वही पेज को मैं वापस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कल मैंने व्हाट्सएप किया हुआ वो जो पेज है उसी पेज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया जब तक मुझे ट्रेडिंग अकाउंट अपना कंफर्म नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर अभी मैं वापस से फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड के इधर मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, जिसका इन द बुक्स, जिसका आप अकाउंट बनाना चाहते हो उसका नाम, मैंने अपना नाम लिख दिया आरके एंटरप्राइज, कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसलिए मैं अपना ही नाम लिखा, मैं अपना अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। कौन से साल का, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज ऑन डेट, कौन से साल का बना रहा हूँ, 31 मार्च 2020। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माय ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। तो मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ, फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है बेटा, आप देख सकते हो बोर्ड पे, काफी अच्छी तरह से डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना सैंपल फॉर्मेट में आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाए और थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। दिख रहा है बेटा आपको सबको, वेरी गुड, दिख रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा लाइन ब्लर है, एडजस्ट कर लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, वेरी गुड। अभी मैंने ये फॉर्मेट आपके लिए बनाया है, आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर मैं लिखूंगा पर्टिकुलर, यहाँ पर मैं लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा पर्टिकुलर, यहाँ पर मैं लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेबिट साइड। ओके, दिस इज द सैंपल फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, चलो अब यहाँ पर शुरुआत में क्या आता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बोलता हूँ, जब हम लोग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, तो जनरल एंट्री कुछ इस तरह से आता है, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, बराबर। ये जैसे कि मैंने फैक्ट्री रेंट पे किया तो मेरा आएगा क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मैंने अगर वेजेस पे किया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। इस तरह से मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखो टू ऑल द एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ पर मैंने अभी क्यों बताया, बिकॉज़ टू 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 आ रहा है ना, तो रीजन उसका यही है कि जब हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे सारे एक्सपेंसेस पेड किया हुआ है उसका, अगर वेजेस पेड किया है तो जनरल एंट्री बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, अगर फैक्ट्री रेंट पे किया है तो जनरल एंट्री बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री रेंट, अगर मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस पे किया है तो ट्रेडिंग जनरल एंट्री बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, अगर मैंने रॉयल्टी पे किया है तो जनरल एंट्री बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, बराबर अकाउंट। तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, टू टू लिखेंगे, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट में होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आएंगे। ओके, फाइन। तो इनिशियल लेवल पे जब हमारा पिछला साल, देखो मैंने कौन से साल का बना रहा हूँ, 31 मार्च 2020 का बना रहा हूँ, लेकिन इसका पिछला साल जब क्लोज होता है, जब क्लोज होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होता है और जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वो मेरा करंट ईयर का ओपनिंग होता है, इसलिए मेरा शुरुआत हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत हमेशा ओपनिंग स्टॉक पे होगा। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है पिछले साल अगर कुछ मेरे पास स्टॉक बचा रहेगा तो मैं फेंकेगा क्या, आपको साथ सोचो ना, आपका सालों साल बिजनेस चलते आ रहा है और करंट ईयर में आपने 1000 टी शर्ट बनाए और उसमें से 700 टी शर्ट आपने बेच दिए, या जस्ट इमेजिन करो स्टोरी, मैंने ये साल 1000 टी शर्ट बनाए बेटा, और 1000 टी शर्ट बनाने के बाद मैंने पूरे साल भर में 700 टी शर्ट ही सोल्ड की, क्या किया, 700 टी शर्ट ही सोल्ड की, तो बेटा मेरे पास कितने टी शर्ट बचे, 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। आप मुझे बोलो ये 300 जो टी शर्ट बचे हुए इसको मैं फेंक दूं, साल खत्म हो रहा है, जला दूं, नहीं सर, जला भी नहीं दूंगा और फेंक भी नहीं दूंगा, तो क्या होता है नॉर्मली लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हम लोग वापस दोबारा ये साल के बिजनेस में लेके आएंगे ना, इसलिए वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमारा करंट ईयर का ओपनिंग बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमेशा पहले ही आता है, ठीक है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल था समझना। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो यहाँ पर मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख के छोड़ दिया, यहाँ पे जो भी ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा
वो हम लोग लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्या आता है, परचेस आता है। मैं ट्रेडिंग अकाउंट दोबारा आपको पढ़ा रहा हूँ। परचेस आप समझ सकते हो कि मैंने जैसे कि स्टोरी में आपको बताया था कि सर मैंने 1,10,000 का परचेस किया था, बराबर 1,10,000 का सामान परचेस किया था। यू कैन सी हियर, मैंने एक एग्जांपल भी ले लेता हूं आपको, 20,000 का लास्ट ईयर का स्टॉक कुछ बाकी था, ठीक है ठीक है। तो परचेस मैंने 1,10,000 का किया, लेकिन कुछ सामान उसमें से खराब था ना, उसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कितने का सामान खराब था, 10,000 का, 10,000 का सामान खराब था, तो मैंने रिटर्न दे दिया। कितने का सामान मेरे पास बचा बेटा, 1,00,000 का, तो मेरा एक्चुअल परचेस अभी कितना हो जाएगा, 1,00,000 का। उसके बाद मैंने क्या क्या खर्च किए बेटा, आपको मालूम है, आपको याद आ रहा है थोड़ा, तो मैंने बाद फ्रेट का खर्चा किया, फ्रेट फ्रेट। उसके बाद आएगा, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ एक्सपेंसेस, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने कुछ कैरेज का खर्चा किया, कैरेज, आप यहाँ पे और एक अमाउंट लिखा, कैरेज इनवर्ड भी लिख देता हूँ। कैरेज इनवर्ड अपने को काम आने वाला है, इसलिए मैंने लिख दिया था, आपको बताना पड़ेगा मुझे इनवर्ड क्या होता है, बराबर। ओके, उसके बाद मैं और एक एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैरेज पे किया, फ्रेट पे किया, इनवर्ड पे किया। आपको अगर मालूम रहेगा तो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बराबर, ये सारे एक्सपेंसेस मुझे पे करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे डॉकयार्ड चार्जेस, ये भी मुझे पे करना पड़ेगा, बराबर है ना बेटा, मुझे सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ और कुछ खर्चे है बेटा, अब सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री पावर को मोटी पावर भी बोलते हैं। उसके बाद फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद फैक्ट्री हीटिंग, उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग। देखो सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है बेटा, तो मेरे सारे एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, सारे एक्सपेंसेस आ गए। उसके साथ साथ कोल, गैस, वाटर, फ्यूल, ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है। उसके साथ साथ अलावा और वेजीज, और उसके बाद वर्क्स, मैनेजर, सैलरी, उसके साथ साथ और आता है बेटा रॉयल्टी। ये सारे एक्सपेंसेस है मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। आप थोड़ा एक बार देखो बेटा, सारे एक्सपेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, है ओए दूसरा भी नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा है तो अच्छे से, तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं इस सारे एक्सपेंसेस को दोबारा आपको रिवाइज करके बताऊंगा, सबका इंडिविजुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जितने मैक्सिमम एक्सपेंसेस होते हैं मैंने सब रिकॉर्ड कर दिए, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ एक्सपेंसेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टोरी में भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से, अब आप बोर्ड पे देख सकते हो कि बोर्ड पे पहला एक्सपेंसेस मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया। पिछले साल अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदी किया था, जैसे कि लास्ट ईयर अपने लिए करेंगे तो 2019 है, मान लो 2019 में पिछले साल मैंने 1000 टी शर्ट बनाए थे, लेकिन पूरे ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल, ड्यूरिंग द ईयर मैंने सिर्फ 700 टी शर्ट बेचे, सोल्ड किए, बराबर। तो मेरे पास कितने टी शर्ट बचेंगे, 300 टी शर्ट मेरे पास बच जाएंगे। अब ये साल खत्म हो रहा है, इसलिए 300 टी शर्ट में फाड़ दूं, जला दूं, फेंक दूं, फ्री में बांट दूं, नहीं सर, ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी नहीं करोगे। बट ये लास्ट ईयर का मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो सालों साल बिजनेस करना है, इसलिए पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दोबारा हम लोग 300 ये साल लेके आएंगे। तो ये 20,000 मेरा पिछले साल कुछ टी शर्ट बचे थे वो है, तो मैं दोबारा ये साल बिजनेस में लेके आऊंगा, इसलिए उसको लास्ट ईयर की क्लोजिंग को करंट ईयर का कहा जाता है, ओपनिंग कहा जाता है। इसलिए लास्ट ईयर के क्लोजिंग को करंट ईयर का क्या कहा जाता है, ओपनिंग कहा जाता है। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हो, शुरुआत में सबसे पहले आपको हमेशा लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक,
याद है बेटा क्या लिखना है? हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड शुरुआत करते समय आपको हमेशा शुरुआत में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। ये ओपनिंग स्टॉक मतलब है पिछले साल का कुछ अगर बचा हुआ बैलेंस से स्टॉक है वो हम लोग ये साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। उसके बाद अगर बचा हुआ स्टॉक कितना है मेरे पास 40,000 है। अगर आपने कोई न्यू परचेज किया हुआ है ये साल, कोई नया, बराबर है ना, 300 टी शर्ट में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला बेटा, तो इसलिए मैंने अगर नया कोई स्टॉक परचेज किया हुआ है तो वो परचेज है। तो मैंने पिछले साल का 20,000 तो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक था। ये साल मैंने कितना स्टॉक परचेज किया है रॉ मटेरियल? 1,10,000 का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है बेटा? जब 1,10,000 का सामान मैंने परचेज किया उसमें से 10,000 सामान मेरे को दुकानदार ने खराब दिया, इसीलिए मैंने वो 10,000 उसको रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअल परचेज मेरा कितना हुआ? 1 लाख, बराबर। तो अभी मेरे पास कितना स्टॉक हो गया? 20,000 पिछले साल का, 1 लाख ये साल का। तो टोटल मेरे पास टी शर्ट बनाने के लिए कॉटन है अभी रॉ मटेरियल 1,20,000 का। ये तीनों के अंदर आई थिंक तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये फ्रेट और कैरेज का था। देखो बेटा अभी तक मेरा फैक्ट्री में सामान जा नहीं रहा, फिर भी मेरे सारे खर्चे आना चालू हो गए, इसलिए ये सारे खर्चे मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्शन के पहले खर्चे कर रहा हूँ। देखो टी शर्ट बनाया क्या मेरा, मैंने अभी अभी यहाँ पे परचेज किया, अभी अभी यहाँ पर मैं गाड़ी भाड़ा पे कर रहा हूँ, तो मेरा फैक्ट्री तक सामान पहुंचा भी नहीं है, फिर भी मेरे खर्चे हो रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन के पहले के जितने भी एक्सपेंसेस है ना ये पूरे बॉर्डर में आपको दिख रहे हैं। मतलब टी शर्ट बनाने के पहले जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिख रहे हैं। और प्रोडक्ट जब बनेगा, टी शर्ट जब रेडी होगा, अब उसके बाद जो खर्चे रहेंगे वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाई देंगे। इसका मतलब ये हो गया बिफोर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आफ्टर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रोडक्शन के पहले के खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, और प्रोडक्शन के बाद के जो एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएंगे। और अब आप देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, परचेस लिखा हुआ है, परचेस में से कुछ परचेस रिटर्न गया है। अब उसके फ्रेट और कैरेज, अच्छा बेटा फ्रेट कैरेज कैरेज रिवॉर्ड ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? गाड़ी भाड़ा। क्या बोलते हैं बेटा? गाड़ी भाड़ा। जैसे कि आपको याद है मैं तो था गुजरात में, गुजरात से अगर मुझे स्टॉक लेके आना है तो बेटा मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मुझे पे करना पड़ेगा। फिर फ्रेट कैरेज और कैरेज रिवॉर्ड तीनों को कहा जाता है गाड़ी भाड़ा। लेकिन ये तीनों एक्सपेंसेस कौन से हैं मालूम है क्या? प्रोडक्शन के पहले का गाड़ी भाड़ा है। जैसे कि प्रोडक्शन के बाद भी गाड़ी भाड़ा होता है, हाँ सर होता है ना। जैसे मान लो जितना मैंने ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पे करने के बाद फैक्ट्री में मैंने बिहार में अपना फैक्ट्री के अंदर टी शर्ट लेके आया, उसके बाद टी शर्ट मेरा बना के रेडी हो गया, मतलब मान लो टी शर्ट बना के रेडी होगा, अब मुझे अलग अलग जगह से ऑर्डर आना चालू हो गया। मेरे को नागपुर से ऑर्डर आया, मुझे पूना से ऑर्डर आया, मुझे कोल्हापुर से ऑर्डर आया, बराबर, रत्नागिरी से ऑर्डर आया। इन्होंने बोला सर मुझे 500 टी शर्ट चाहिए, इन्होंने बोला मुझे 500 टी शर्ट चाहिए, इन्होंने बोला 500 टी शर्ट चाहिए, इन्होंने बोला 500 टी शर्ट चाहिए। अब इनको बोलूंगा तो नहीं कि भाई गिरा आओ और लेके जाओ, मुझे डिलीवरी करना पड़ेगा, बराबर है ना। दुकानदार हम लोग को फ्री डिलीवरी का भी देगा ना। तो अभी मुझे ऑर्डर मिल रहा है नागपुर से, तो मैं 500 टी शर्ट के लिए उसको यहाँ नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद अपना डिलीवरी उधर भेज दूंगा। इधर भी मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ रहा है, पूना भेजने के लिए भी मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ रहा है, कोल्हापुर भेजने के लिए भी मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ रहा है, रत्नागिरी भेजने के लिए भी मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, दोनों में डिफरेंस है। ये ट्रैवलिंग और ये ट्रैवलिंग में फर्क क्या मालूम है क्या? ये प्रोडक्शन के पहले का गाड़ी भाड़ा है और ये प्रोडक्शन के बाद का गाड़ी भाड़ा है। इसलिए ये हमेशा कैरेज, इसको क्या कहा जाता है? कैरेज आउटवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब ये भी गाड़ी भाड़ा ही होता है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब गाड़ी भाड़ा ही होता है। लेकिन ये गाड़ी भाड़ा कौन सा है बेटा? ये प्रोडक्शन के बाद का गाड़ी भाड़ा है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड। इनवर्ड आया तो याद रखने का ये प्रोडक्शन के पहले का गाड़ी भाड़ा है, आउटवर्ड आया तो याद रखने का ये प्रोडक्शन के बाद का गाड़ी भाड़ा है। तो अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको सिंपल सिंपल तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना इजी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेट। फ्रेट का मतलब गाड़ी भाड़ा, कैरेज का मतलब गाड़ी भाड़ा, इनवर्ड का मतलब प्रोडक्शन के पहले का गाड़ी भाड़ा। इसलिए ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि अभी तक फैक्ट्री के अंदर सामान पहुंचा नहीं है, फैक्ट्री के अंदर सामान बना नहीं है, इसलिए ये सारे वापस से हम लोग को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। बेटा इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी ये सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने बाय रोड लेके आया सूरत से सामान, तो मुझे टोल नाका वाले रुकाएंगे, मुझे चार्जेस मारेंगे,
टोल पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो मुझे टोल नाका का बिल पे करना पड़ेगा, मुझे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करना पड़ेगा। हम लोग सब दहिसर में रहते हैं, तो हम लोग इन सब के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारा मुंबई का बॉर्डर है दहिसर। दहिसर के बाद मुंबई खत्म हो जाती है, थाना चालू होता है, नई मुंबई चालू हो जाती है, बराबर। तो इसलिए हम लोग ज्यादा जानते हैं कि मुंबई का हमारा बॉर्डर है, बृहन मुंबई महानगर पालिका, वहां पे जो एंट्रेंस गेट है ये दहिसर का एंट्रेंस है। दहिसर इज द लास्ट कॉर्नर ऑफ द मुंबई, तो मुंबई के बाहर आना है, मुंबई के बाहर जाना है, तो हम लोग को टोल भरना पड़ता है बेटा। तो अगर रोड से जा रहा हूँ तो ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ेगा, अगर मैं फ्लाइट से ला रहा हूँ तो मुझे एयरपोर्ट पे इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, अगर मैं शिप से जहाज से ला रहा हूँ तो मुझे जब पोर्ट बंदरगाह पे सामान डाउन करेगा, अनलोड होगा, तो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ये सारे एक्सपेंसेस मुझे पे करना पड़ेगा, और ये सारे प्रोडक्शन के पहले ही है, क्योंकि सामान तो अभी तक फैक्ट्री तक आया ही नहीं है, मैं तो कच्चा माल मंगा रहा हूँ। तो अब जब मेरा ये शिप से सामान अनलोड होगा, जब शिप से सामान मेरा अनलोड होगा और जब वेयर हाउस में जमा होगा, तो वेयर हाउस के कुछ चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे। ये मेरा डॉक्यूमेंट चार्जेस मतलब वेयर हाउस चार्जेस होगा, ये डॉक्यूमेंट चार्जेस मतलब वेयर हाउस गोडाउन का भाड़ा, बराबर। जब शिप से सामान डाउन होगा, अनलोड होगा, तब वो कहीं बंदरगाह पे किसी कोने में किसी गोडाउन में जाके जमा होगा, और वहां से मैं सामान कलेक्ट करूंगा। तो ये फ्री में तो नहीं रखेंगे वेयर हाउस में, मेरे से तो भाड़ा लेंगे, तो जो भी भाड़ा मेरे से लेंगे उसको मुझे पे करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट चार्जेस मतलब वो गोडाउन का वेयर हाउस का भाड़ा होता है, राइट। उसके बाद मुझे फैक्ट्री, तो जैसे मैंने बोला कि सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री का बाबू, मुझे फैक्ट्री लेने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने भाड़े से फैक्ट्री मैंने ले लिया, रेंट पे लिया, क्योंकि मेरे पापा और दादा परदादा की जमीन तो रहती नहीं थी, मैंने जगह लिया था फैक्ट्री के लिए भाड़े से, तो उसका मुझे रेंट पे करना है। मैंने फैक्ट्री के गोडाउन का इंश्योरेंस निकाला, क्योंकि मैं डर रहा था कि अगर शॉर्ट सर्किट या आग लग गई तो मेरा सामान जल के डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाला, उसका भी मुझे बिल पे करना पड़ा, रेंट का भी पैसा मुझे पे करना पड़ रहा है मुझे सारे। मैंने फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ अदर एक्सपेंसेस थे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो भी मैंने पे किए। मैंने फैक्ट्री के लिए मैंने पावर सप्लाई जनरेट किया, मैंने फैक्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगाया, फैक्ट्री में हीटिंग का मशीन लगाया, फैक्ट्री में लाइटिनिंग का अरेंज किया, इतने सारे फैक्ट्री से रिलेटेड मैंने खर्चे किए। यू कैन सी ऑन द बोर्ड फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री लाइटिनिंग, all expenses related to the factory, all expenses related to the factory, that's why ये सब कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे। सर क्यों? बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट, इसलिए फैक्ट्री रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद फैक्ट्री में बेटा और क्या क्या यूज होता है, बिना कोयले के आप मशीन कैसे चलाओगे, तो कोयला, गैस, वाटर, फ्यूल, ईंधन, ये सब फैक्ट्री में यूज होता है, ऑफिस में तो यूज नहीं होता, ये सब फैक्ट्री में यूज होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद टी शर्ट बनाने का मेरा बिजनेस है, तो टी शर्ट बनाने के लिए मुझे 5 वर्कर लगेंगे, 10 वर्कर लगेंगे, 15 वर्कर लगेंगे, जितने भी वर्कर लगते हैं उनको मुझे दिन का खर्चा, सैलरी, वेजिस पे करना पड़ेगा, पगार देना पड़ेगा। और जो वर्कर्स को हम लोग डेली वेजिस देते हैं, पगार देते हैं, उसको यहाँ पर अकाउंटिंग में वेजिस कहा जाता है। और वे वर्कर कहाँ काम करते हैं, वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जाएंगे कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, इसलिए वेजिस हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में होते हैं, क्योंकि वर्कर तो फैक्ट्री में काम करता है। वर्क्स मैनेजर सैलरी, जो फैक्ट्री में मेरे वर्कर है, मेरे 25 लोग 50 लोग मेरे वर्कर है, उनको कंट्रोल करने के लिए मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया और उसको मेरे सैलरी पे किया, इसलिए इसका नाम है वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, तो फैक्ट्री में जो मैनेजर है उसको सैलरी पे किया, इसलिए ये एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। रॉयल्टी, मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए मैं रिबॉक कंपनी का नाम यूज कर रहा हूँ, एडिडास कंपनी का नाम यूज कर रहा हूँ, एरो कंपनी का नाम यूज कर रहा हूँ, मेरे अपना टी शर्ट बेचने के लिए मैंने बड़े बड़े ब्रांड को यूज कर रहा हूँ, और वो ब्रांड के वो बदले में मेरे से रॉयल्टी मांग रहे, पैसा मांग रहे। मैं ऐसा किसी का नाम पे बिजनेस नहीं कर सकता, मैंने रिबॉक के साथ काम किया, रिबॉक रॉयल्टी मांग रहा है। मैंने एरो कंपनी का नाम यूज किया, एरो कंपनी को बदले में प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा, उसी को रॉयल्टी बोलते हैं बेटा, क्योंकि मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए उनका नाम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कल उठ के अगर आप बोलोगे सर मैं क्लास चालू करना चाहता हूँ और मैं फ्यूजन का नाम लगाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है। आप मेरा नाम लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात हो सकती है, अगर आपको मुझे कुछ अमाउंट पे करोगे आपके प्रॉफिट में से, तब मैं आपको सम्मति दे दूंगा, मैं अलाउ कर दूंगा, और आपको मुझे रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको परमिशन दूंगा मेरा नाम यूज करने की, राइट। इसीलिए रॉयल्टी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले बिजनेस का नाम यूज करना पड़ता है, इसलिए रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है।
आई थिंक मुझे लगता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेस आता है, परचेस रिटर्न आता है, फ्रेट आता है, कैरेज आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, कैरेज इनवर्ड बिफोर प्रोडक्शन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी आता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, डॉकयार्ड चार्जेस आता है, फैक्ट्री रेंट आता है, इंश्योरेंस आता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री लाइटनिंग, coal, gas, water, fuel, which is work manager salary, royalty. These are all expenses goes to the trading account debit side. ठीक है? I hope you understand the trading account debit side में क्या क्या expenses आते हैं आपको पता चल गया रहेगा। अगर आपको सच्ची में पता चल गया है तो प्लीज काइंडली मेंशन इन द चैट बॉक्स कि सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पता चल गया है। ठीक है? सिर्फ एकाध दुक्का मेरे को लोग कंटिन्यूअली मैसेज करते हैं, बाकी 40-45 लोग लेक्चर अटेंड करते हैं, उनका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। अगर आपको सच्ची में सबको पता चल गया रहेगा तो मुझे आगे बढ़ना है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों को कि प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करो कि सर हमें समझ में आया है, आप आगे कंटिन्यू करो। आयुष का मैसेज आया है, ओके। पूजा का मैसेज आया है, वेरी गुड। आदित्य जसवाल का मैसेज आया है, वेरी गुड। चेतन का मैसेज आया है, वेरी गुड। समीक्षा राहुल का मैसेज आया है, वेरी गुड। दिव्या का मैसेज आया है, वेरी गुड। अनुराधा मोरिया का मैसेज आया, वेरी गुड, ओके। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। और शायद अगर आप समझ में आया रहेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है सर? गरिमा, समथिंग समथिंग कुछ नहीं होता, या फिर समझ में आता है पूरा या फिर कुछ नहीं समझ में आता। ये समथिंग समथिंग वाला कंसेप्ट है ना, मुझे नहीं समझ में आता। या फिर हाँ होता है या फिर ना होता है, आर पार वाली जिंदगी होती है, या हाँ या ना होता है सर। थोड़ा थोड़ा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े में रहोगे तो जिंदगी के नाव में हमेशा डूबते रहोगे, डुबकियां खाते रहोगे। या फिर किनारे पे चले जाओ या फिर डूब जाओ, दोनों में से एक ही रास्ता अपने को समझ में आता है। थोड़ा बचूंगा थोड़ा डूबूंगा ये कंसेप्ट होता नहीं है बेटा, ठीक है? तो पूरा समझ लो। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रेडिट साइड, राइट? ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में क्या आता है मैंने हमेशा आपको एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल, अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड हमेशा क्या रहेगी? इनकम रहेगी। आई रिपीट, हमेशा बच्चे इधर ही कंफ्यूजन होते हैं कि डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम लिखते समय कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं तो हमेशा क्रेडिट में इनकम आएगी। तो इनकम के लिए मैं सिर्फ आपको तीन चीजें याद रखूंगा अभी। बाय सेल्स, बेटा ये जो स्टॉक मेरे लाया था, मेरे पास जो 1,20,000 का जो आप देख रहे हो यहाँ पर, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मेरे पास स्टॉक कितने का है? रॉ मटेरियल 1,20,000 का रॉ मटेरियल है। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, लास्ट ईयर का 20,000, नए साल का 1,00,000, तो टोटल मेरे पास रॉ मटेरियल कितना है? 1,20,000। तो मान लो बेटा ये जो 1,20,000 मेरे पास रॉ मटेरियल है, उसमें से मैंने कुछ 50,000 का या 60,000 का, मैंने 60,000 का रॉ मटेरियल मैंने सेल किया, सोल्ड किया। रॉ मटेरियल मैंने क्या किया? सोल्ड किया। ये जो रॉ मटेरियल है, आप बोलो मेरे को, ये जब 60,000 का कपड़ा मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? वर्ड ऑब्वियस है, जब आप सर रॉ मटेरियल बेच रहे हो, 1,20,000 का आपके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन उसमें से 60,000 का रॉ मटेरियल आप बेच रहे हो, जब आप बेचोगे तो सर आपके पास पैसा आएगा। सर बहुत सिंपल है समझना सर, जब आप सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, वर्ड ऑब्वियस है। अगर पैसा आ रहा है तो मेरे लिए वो लॉस या एक्सपेंसेस नहीं है, मेरे लिए इनकम बन जाता है। सर जब आप 60,000 का सामान बेच रही हो तो आपके पास पैसा आ रहा है, ये आपके लिए बन गया इनकम, इसलिए ये क्रेडिट साइड आया। किसी को अगर दिमाग में आता रहेगा सेल्स क्रेडिट में क्यों आता है, तो सेल्स इज इनकम, जब मैं कोई सामान बेचूंगा तो मुझे पैसा आएगा, तो अब जो पैसा आएगा तो वो मेरे लिए इनकम है, इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। बेटा एक बात समझ लो, मैं बहुत दोगला इंसान हूं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लड़की को, ये जो समीक्षा लेक्चर अटेंड करी है राहुल, मैंने ये समीक्षा को 60,000 का सामान बेचा। मैं अपने आप को शातिर समझता था, स्मार्ट समझता था, लेकिन ये 60,000 का सामान में मैंने क्या किया मालूम क्या? मैंने ये जो 10,000 का जो स्टॉक था ना बेटा, कॉटन, ये 10,000 का कॉटन, मैंने समीक्षा को क्या किया मालूम क्या? खराब वाला बेचा, खराब फ्रॉड वाला बेचा, जो गंदगी था, खराब था, डिस्ट्रॉय हुआ था, डैमेज हुआ था,
क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये डैमेज वाला सामान मैं किसको बेचूंगा, मुझे लॉस ना हो जाए, मुझे नुकसान ना होना चाहिए। इसके डर की वजह से मैंने ये जो 60,000 का जो सामान मैंने समीक्षा को बेचा था उसके अंदर ज्वाइन करके पैक करके समीक्षा को चिपका दिया। मैंने समीक्षा को चिपका दिया 10,000 का डैमेज वाला सामान, लेकिन मैं अपने आप को सारा समझता था, लेकिन ये भी मेरे से ज्यादा स्मार्ट नहीं थी। इसने क्या किया, सारा का सारा सामान मैंने चेक करके ले लिया, और जब उसने सारा का सारा सामान चेक किया तब उसको समझ में आया कि सर ने 10,000 का डैमेज हुआ सामान मेरे को चिपकाया। तो उसने मुझे क्या किया, जो मैंने सेल किया था उसने मुझे रिटर्न किया, जो मैंने उसको सेल्स किया था उसने मुझे 10,000 का सामान क्या किया, रिटर्न किया। तो एक्चुअली मेरे पास सेल कितने का हुआ, सिर्फ 50,000। ये स्टोरी समझ में आया रहेगा सबको, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया था। समीक्षा को मैंने 60,000 का सामान बेचा था, लेकिन समीक्षा ने ढूंढ लिया, समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया कि सर ने 10,000 का सामान डैमेज था, वो मुझे चिपका दिया था। तो समीक्षा ने 10,000 का सामान मुझे रिटर्न दिया। तो रिटर्न दिया इसका मतलब 60,000 का मैंने बेचा था, समीक्षा ने 10,000 का सामान मुझे रिटर्न दिया। रिटर्न दिया मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। तो मेरे पास टोटल सेल्स कितने का हुआ, 50,000 का हुआ। टोटल सेल मेरा कितने का हुआ, सिर्फ 50,000 का, क्योंकि 60,000 का बेचा था लेकिन 10,000 का मुझे रिटर्न आया। इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, प्लीज नोट डाउन। इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न सेल्स रिटर्न मतलब ही रिटर्न इनवर्ड होता है, और परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड होता है। समझ में आया बेटा? कभी कभार क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न की जगह पे रिटर्न इनवर्ड लिखा रहता है, और कभी कभार परचेज रिटर्न की जगह पे रिटर्न आउटवर्ड लिखा रहता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। ओके, तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड पे कि समीक्षा को मैंने चिपकाने के चक्कर में 60,000 का सामान तो बेचा था, लेकिन समीक्षा बहुत स्मार्ट निकली और उसने 10,000 का सामान मुझे रिटर्न किया। तो एक्चुअली समीक्षा ने कितना सामान परचेज किया, तो मेरा सेल हुआ है 50,000 का। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी। लेकिन बेटा टोटल मेरे पास कितने का स्टॉक था बोलो, मेरे पास रॉ मटेरियल कितने का था टोटल, टेल मी। 1,20,000 का था कि नहीं? मैंने गुजरात से, सूरत से कितने लाख का सामान लेके आया था, मैंने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया था, आप देख सकते हो 20,000 का पिछले साल का, 1,00,000 का नया। तो टोटल मेरे पास रॉ मटेरियल कितने का है, 1,20,000 का है। वेरी गुड सर, 1,20,000 का है। लेकिन बेटा 1,20,000 में से तो 50,000 तो मैंने समीक्षा को बेचा, 1,20,000 में से 50,000 तो मैंने समीक्षा को बेचा। तो मेरे पास रॉ मटेरियल कितना बचा, तो मेरे पास रॉ मटेरियल कितने का बचा, 70,000 का। आप मैच हो रहा है, फिगर फिगर मैच हो रहा है क्या बेटा, फिगर मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। ओके, तो ये बेटा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बराबर ना। सर आपने 1,20,000 का स्टॉक लाया था, 50,000 का सोल्ड किया, 70,000 का बच गया, 70,000 का बच गया, 70,000 का बच गया। अरे बच गया मतलब वो मेरा कितना स्टॉक बचा है, तो मेरे पास स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का बचा है, तो 70,000 इज माय क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में तीन चीजें याद रखनी है, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फिगर समझ में आ रहा है सबको? इधर तक किसी को डाउट है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है, और क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में किसी को डाउट है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसी को डाउट है? ओके, मुझे और तीन चीजें आपको बताना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तीन चीजें आती होगी बताना है। तो थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन को। ये तीन चीजें तो परफेक्ट है, आप लोगों ने समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा होशियार हो। अब मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बता दें। आप देख सकते हो कि वापस से थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूं, दोबारा पीछे जाता हूं और मैं वापस इधर आता हूं। मेरे पास टोटल, आप थोड़ा सा अटेंटिव रहो, कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ लफड़ा होने वाला है, मेरे अकाउंट में कुछ खराबी होने वाली है और मैं झोल झाल करने वाला हूँ। तो 1,20,000 का टोटल मेरे पास स्टॉक था। टोटल मेरे पास कपड़े कितने का था, 1,20,000 का। मैंने सोल्ड कितने किए, 50,000 के। मुझे तुम लोग का मैथ्स टेस्ट करना है, तुम लोग को गणित कितने अच्छी तरह से आता है, आई एम गोइंग टू चेक नाउ कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। आप ज्यादा स्ट्रांग हो या मेरा मैथ ज्यादा स्ट्रांग है, आप मुझे पता चल जाएगा थोड़ी देर में। मैंने 1,20,000 का कपड़ा लिया था, उसमें से 50,000 रुपए का मैंने सोल्ड किया समीक्षा को, तो मेरे पास बच गया है 40,000 का
क्लोजिंग स्टॉक। ओहो ओहो, 50,000 का समीक्षा को बेचा। ओके, 1,20,000 का मैंने सामान लाया था, 50,000 का समीक्षा को बेचा, तो मेरे पास कितना बचा? 40,000 का स्टॉक बचा। ओ कुछ गड़बड़ लग रही है? अकाउंट में झोल झाल दिख रहा है आप लोगों को? अकाउंट में कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? मैंने कुछ गलत रिकॉर्ड मेंटेन किया है, सही रिकॉर्ड मेंटेन किया है? क्या गलती है? मैंने क्या गड़बड़ किया है? आप बोल रहे हो कि मैं गलत हूं? मैं गलत हूं भाई? मेरा अकाउंटेंट गलत हो सकता है, मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये अकाउंट मेंटेन करने के लिए काम दिया था मिस्टर राजू को। ए राजू, ये राजू को मैंने काम दिया था, मेरा अकाउंटेंट है, और राजू ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? आपके हिसाब से मेरा कितना होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक? आपके हिसाब से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? ओके, आपके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक 70,000 होना चाहिए, मैंने लिखा है 40,000, करेक्ट है। तो आप लोगों की बात सुन के, अभी जरा ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों की बात सुन के मुझे ये यकीन हो रहा है कि मैंने 1,20,000 का स्टॉक लाया था, परचेज किया था, उस पर से 50,000 समीक्षा को बेचा था, 70,000 बचना चाहिए। मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ कि 1,20,000 का स्टॉक था, 50,000 समीक्षा को बेचा, तो सर आपका यहाँ पे स्टॉक 70,000 होना चाहिए, लेकिन 40,000 है। इसका मतलब आप करेक्ट हो, इसका मतलब मैं भी करेक्ट हूँ, और इसी के चलते हुए मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, इसी के चलते हुए मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, जिसने ये अकाउंट बनाया था, जिसने ये अकाउंट बनाया था उसको मैंने बुलाया, उसका नाम था मेरे अकाउंटेंट का राजू। ये मेरा अकाउंटेंट है, जिसने मेरा अकाउंटेंट बनाया, और मुझे मालूम है इसका मतलब राजू ने कुछ गड़बड़ किया है बेटा। राजू ने अकाउंट बनाते समय गड़बड़ किया, 30,000 का घोटाला किया है, बराबर है कि नहीं बेटा? राजू ने 30,000 का घोटाला किया है अकाउंट बनाते समय, तो मैंने राजू को बुलाया, मिस्टर राजू, राजू इधर आ रे। राजू को बुलाया मैंने, राजू को पूछा कि बाबू 1,20,000 का अपने पास मटेरियल था, 50,000 का बेचा, तो 70,000 बचना चाहिए था, आपने क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ 40,000 लिखा हुआ है। तो राजू बोला कि सर मैंने बराबर रिकॉर्ड किया। मैं बोला कैसे बराबर किया? तो उसने मुझे बताया कि सर कुछ रिकॉर्ड आपने मेंटेन नहीं किए। कौन से सर? ये साल में ड्यूरिंग द ईयर आपने 10,000 का जो सामान है, 10,000 का, देखो 10,000 का जो सामान है गुड्स, ठीक है, गुड्स 10,000 का टेकन एट होम फॉर पर्सनल यूज। ओके, राजू ने बोला मेरे को सर मैंने बराबर रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये जो 50,000 के साथ साथ एक 10,000 के जो टी शर्ट्स थे, आपने पिछले साल की दहीहंडी के लिए, दहीहंडी जब था तब आपने ये दहीहंडी में 10,000 टी शर्ट्स अपने घर पे लेके गए थे पर्सनल यूज के लिए। ओके, याद आ गया, ये तो सही बोल रहे हैं, सच्ची में मैंने घर पे लेके गया, इसका मतलब राजू करेक्ट। फिर भी मैं बहुत शातिर हूँ, मैं बोला हाँ करेक्ट बोल रहे हो, तो इसका मतलब फिर भी बेटा मेरे पास 1,20,000 का स्टॉक था, मान ले तेरे हिसाब से मैंने 10,000 का गुड्स या 10,000 का स्टॉक मैंने घर पे लेके गया पर्सनल यूज के लिए, इसको तो ड्राइंग बोलते हैं ना बेटा, ड्राइंग मुझसे याद है, मालूम है आपको, मुझे दिखा दिया। तो 10,000 का स्टॉक मैंने घर पे लेके गया पर्सनल यूज के लिए, तो फिर भी मेरे पास 20,000 का घोटाला दिख रहा है मेरे को, यहाँ से मुझे फिर भी दिख रहा है आपने 40,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60,000 का स्टॉक और फिर भी 20,000 कम है। तो उसने मुझे वापस याद दिलाया, सर आपको याद है बारिश के टाइम अपने फैक्ट्री में आग लग गई थी? हाँ यार याद है, बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अपने फैक्ट्री में, और गुड्स वहां पे सर डिस्ट्रॉय हो गए थे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, आग लगने के कारण अपना 10,000 का स्टॉक क्या होगा सर, जल गया। ये भी बात याद आया मेरे को, मतलब जो स्टॉक अपना था
10,000 का, वो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने के कारण 10,000 के टी शर्ट जल गए थे। ओके, राजू ने याद दिलाया और मुझे याद आ गया, राजू इज करेक्ट। फिर भी मैं बोला भाई तू बहुत शातिर है, मैं भी बहुत शाना हूँ, फिर भी 10,000 का घपला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सर 10,000 का घपला कैसे हो सकता है, जबकि इसमें से और 10,000 का सामान आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल्स को। आपने ये सोचा था कि एडवर्टीजमेंट करूंगा, थोड़ा सामान फ्री में बांटूंगा, तो गुड्स आपने क्या किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैंपल। 10,000 का सामान आपने क्या किया सर, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसीलिए सर अपना गुड्स 10,000 का फ्री में आपने बांटे। समझ गया? तो ये सारी तीन चीजें मेरे जो पकड़ में आई, तब जाके मुझे पता चला 50,000 का स्टॉक समीक्षा को बेचा, 10,000 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके गया, 10,000 का स्टॉक आग लगने के कारण जल गया, 10,000 का स्टॉक मैंने फ्री में एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया और मेरे पास 40,000 का स्टॉक बचा, तब जाके मेरा ये अकाउंट बराबर का टैली हुआ। अब आपको दिख रहा है पूरा अकाउंट टैली हो रहा है बेटा, अपना पूरा अकाउंट टैली हो रहा है बेटा, बराबर अकाउंट टैली हो रहा है बेटा, यस वेरी गुड। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट साइड 2 मिनट थोड़ा ध्यान से देखो, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, डेबिट और क्रेडिट साइड थोड़ा ध्यान से देखो, जरा रिक्वेस्ट करता हूं। क्या मोबाइल में फोटो काढायचा, फोटो काढायचा, त्याची क्लॅरिटी काय आहे फक्त फोटो काढायचा, फोटो काढून लगेच मैं चाहता हूं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड थोड़ा ध्यान से देखो। मैं आप जब तक उसको खुद को रीड नहीं करोगे, खुद रीड नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपको देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, और ये सारी चीजें ना, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें पोस्टिंग नहीं है, ये पोस्टिंग नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। ये मैं नहीं पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि पढ़ा देता हूँ आपको काम आएगा। ठीक है, ये सारी हम लोग एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये बाद में काम आएगी, लेकिन ये आप क्यों आया ये समझना चाहिए आप लोगों को कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये जो तीन चीजें हैं ये स्टॉक को कवर करने के लिए, स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए, तो स्टॉक अपने पास रहता है क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अगर किसी के दिमाग में सवाल है, अगर किसी को अगर ये लगता है कि गुड्स टेकन फॉर होम फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर और गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिखा है आपने, तो आपको ये जानना जरूरी है। ये सारे गुड्स आप देख रहे हो ये स्टॉक से रिलेटेड है, तो अगर मेरा स्टॉक को मुझे कंप्लीट करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मुझे ये तीन चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने ये तीन चीजें एडजस्ट नहीं करता तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कम दिखाई दिया रहता 40,000, जबकि आप लोगों ने खुद ने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक 70,000 आना चाहिए, जबकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक 40,000 लिखा था, तो 30,000 का स्टॉक गया किधर, तो 30,000 का स्टॉक में से 10,000 में घर पे लेके गया पर्सनल यूज के लिए, मैंने 10,000 का स्टॉक जल गया फैक्ट्री में लॉस बाय फायर, 10,000 का स्टॉक मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सारा स्टॉक मैंने एडजस्ट किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो बोर्ड पे प्रॉपरली। मैं चाहता हूं कि प्लीज
ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 मिनट इसको वापस से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को सिर्फ रीड करो, रट्टा नहीं मारने का है कि डेबिट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड क्या क्या फिगर आती है। क्रेडिट में सेल्स आता है, सेल्स रिटर्न आता है, क्लोजिंग स्टॉक, ये मेनली 3 चीजें आपको याद रखनी है। बाकी ये 3 चीजें एडजस्टमेंट में हमें काम आएगी। बाकी डेबिट साइड के एक्सपेंसेस थोड़ा 1 मिनट थोड़ा रट्टा मार लो जरा। ईशा, वो चेक का फोटो निकाल के भेज देना ग्रुप में, मेरे को चेक नंबर चाहिए। क्या बाबू, है राजू, समझ में आया क्या सबको? एवरीवन हैज अंडरस्टूड और नॉट? मैं ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किया हूं, यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा के खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं कि सब लोगों को समझ में आया है क्या? आपको वापस से बोलता हूं, जब तक ये बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आगे जाने का कोई मतलब नहीं है बेटा। आपको ये जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। आपको वापस से एक बार चेक करो कि डेबिट साइड कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, और जब तक आपको ये नहीं समझेगा तब तक आगे आपको परेशानी आती रहेगी। सो बेटर है आप लोग उसको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को अच्छे से तगड़े से कंप्लीट करो। और इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पेज आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। ठीक है, ओके। सो थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। So now we are going to solve one question here. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बना के आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे।
आप उसको चेक कर लेना। पर्टिक्यूलर अमाउंट, पर्टिक्यूलर अमाउंट, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, मार्केट का एक लिंक खत्म हो गया है। चार, पाँच। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ, रफ क्वेश्चन है। इससे हम लोग को अभी ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाने का वो थोड़ा सीख लेंगे। और ये क्यों मैं क्वेश्चन दिया उसका रीजन आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा। Now here we are going to prepare this trading account, right? मैं इसका फोटो भेज कर लूंगा। ओपन को करो, फोटो शेयर कर देंगे। मोबाइल को मैं देखता हूं। मोबाइल कैमरा ये फोटो ग्रुप में शेयर करो। हेलो, ठीक है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ग्रुप पे बाबू, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ग्रुप में। अब इसको सॉल्व कैसे करता हूं देखो मैं। तो पहले मुझे क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ आरके एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है बेटा, ओके। नाउ मुझे क्या बनाना है, पहले इनके नाम लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट।
अब मुझे किसका अकाउंट बनाना है? इन द बुक्स ऑफ आरके एंटरप्राइजेस। ओके, इसका बनाना है। कौन से साल का बनाना है? एज ऑन डेटेड 31 मार्च 2020। ये भी मैंने लिख दिया था। ओके, नाउ आई हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर मेकिंग फॉर्मेट। You can see here I am making the table here. ट्रेडिंग अकाउंट के कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम होता है। कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम होते हैं। एक कौन सा कॉलम होता है? डेबिट साइड होता है। ओके, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं सर? 2 कॉलम होता है। एक कॉलम होता है डेबिट साइड, दूसरा कॉलम होता है क्रेडिट साइड। यहाँ पर अपने को अभी लिखना है, ये आएगा मेरा पर्टिक्यूलर। ये मेरा कौन सा कॉलम है? इनसाइड अमाउंट। ये मेरा कौन सा कॉलम है? आउटसाइड अमाउंट। ये मेरा कौन सा कॉलम है? पर्टिक्यूलर। ये मेरा कौन सा कॉलम है? इनसाइड अमाउंट। ये मेरा कौन सा कॉलम है? आउटसाइड अमाउंट। नाउ यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव प्रिपेयर्ड द टेबल फॉर मेकिंग एंड प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का टेबल बनाया है बोर्ड के ऊपर। दिख रहा है सबको? ओके, वेरी गुड। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। अब आप अगर तो वापस से क्वेश्चन में देख रहा हूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं रीड कर रहा हूं उसको। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं रीड कर रहा हूं। अगर सब, आई होप एवरीवन इज गेटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन सबको दिख रहा है, राइट? ओके, थोड़ा क्रॉस किया हूं मैं, क्वेश्चन सबको दिखेगा अभी। देखो, अब वापस से रीड करता हूं। आरके एंटरप्राइजेस हैज प्रिपेयर्ड द अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। वेरी गुड। आरके एंटरप्राइजेस ने अपने खुद के बिजनेस के अकाउंट मेंटेन किए हैं। कौन से साल के? 31 मार्च 2020 के। तो उसके बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसमें क्या क्या हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000 का, परचेज किया हुआ है 1,20,000 का, वेजेस दिया हुआ है 5,000 का, फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है 15,000 का, बराबर। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 25,000 का, फ्यूल दिया हुआ है 5,000 का, इंपोर्ट ड्यूटी दिया है 15,000 का, डॉकयार्ड चार्जेस दिया है 5,000 का, परचेस रिटर्न है 20,000 का, सेल्स दिया हुआ है 1,20,000। अब मुझे क्या क्या करना है मालूम है आपको? मुझे यही करना है कि जो जो चीजें अपने को अभी दी गई है उनको मुझे क्या करना है? प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। अभी जो जो चीजें मुझे दी गई है उसको मुझे क्या करना है? प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो क्या रिकॉर्ड करने आएगा आपको अभी? ठीक है, चलो तो रिकॉर्ड करने चले स्टार्ट करेंगे पहला। तो आपको जरा याद है, अभी आप फटाफट आंसर कीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको मैंने जितना पढ़ाया है कल और आज के लेक्चर में अगर आपको पता चल गया रहेगा और समझ में आया रहेगा तो आप मेरे को आंसर दोगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पर्टिकुलर का पहला ओपनिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन मेरा पूछ लो सबने, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा? लेट मी आस्क यू वन थिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा? गिव मी द आंसर फास्ट एवरीवन। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? कहां रिकॉर्ड करूंगा मैं? वेयर डू आई हैव टू रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक? वेयर डू आई हैव टू रिकॉर्ड? डेबिट साइड। ओके, तो आप लोग सब बोल रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है? 10,000। मैंने लिखा है यहां पर 10,000। ओके, करेक्ट है बेटा? ओके, दूसरा परचेज का रिकॉर्ड होगा। परचेज, परचेज मुझे लगता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कितना? परचेज का रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। कितना अमाउंट दिया है? अमाउंट कितना? 1,20,000। लेकिन आप देखो क्वेश्चन अगर ध्यान से रीड किया जाएगा तो परचेज में परचेज रिटर्न भी है यहाँ पर। तो मैं फिगर ना इनसाइड कॉलम में लिखूंगा 1,20,000। मैंने ये फिगर इनसाइड कॉलम में लिखा, काम क्यों मालूम है? बिकॉज़ परचेज में से 20,000 का क्या जा रहा है? परचेज रिटर्न माइनस हो रहा है, बराबर। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो रहा है। सेल्स का अमाउंट मैं थोड़ा बढ़ाने वाला हूं बाद में, ठीक है। परचेज रिटर्न कितना जा रहा है? परचेज रिटर्न 1,20,000। वैसे देखो
1,20,000 मेरा परचेस किया था, मैंने सामान कितना परचेस किया था 1,20,000 का, लेकिन उसमें से मैंने क्या किया, सामने वाले को रिटर्न दे दिया 20,000 का स्टॉक, क्योंकि वो खराब था तो मैंने रिटर्न दे दिया, तो मेरे पास एक्चुअल परचेस कितने का रहेगा 1,00,000 का। एक्चुअल परचेस कितने का रहेगा 1,00,000 का। यहाँ पर किसी को डाउट है? ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन, वेजेस। वेजेस कहाँ जाएगा, कौन से डेबिट साइड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के या क्रेडिट साइड जाएगा? वेजेस आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। वेजेस मतलब वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं और जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनको डेली का पगार देना पड़ता है, उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, इसलिए मैं लिखूंगा टू वेजेस। कितना अमाउंट है वेजेस का 5,000। 5,000। ओके बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं सर, कोई डिफिकल्टी नहीं। तीसरा एक्सपेंसेस कौन सा लिखा है, फैक्ट्री रेंट। बेटा फैक्ट्री रेंट इज एक्सपेंसेस, मैंने फैक्ट्री का रेंट पे किया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड फैक्ट्री रेंट। कितना पे किया फैक्ट्री का रेंट, 15,000 फैक्ट्री का रेंट पे किया, 15,000 आई पेड द रेंट फॉर द फैक्ट्री। उसके बाद फैक्ट्री के एक्सपेंसेस पूछते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कितने लिखा है 25,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है 25,000, तो 25,000 रुपीज यहाँ पे एक्सपेंसेस मैंने लिख दिए वापस। बेटा फ्यूएल, फ्यूएल भी मैंने ईंधन, ईंधन कहाँ यूज होता है फैक्ट्री में यूज होता है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू फ्यूएल। कितना है मैंने 5,000। ओके, लास्ट में लिखा इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब अगर मैं सामान एयरपोर्ट से ला रहा हूं और एयरपोर्ट से निकलते समय मुझे ड्यूटी पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं उसको। कितना ड्यूटी पे करना पड़ेगा 15,000। ओके, उसके बाद लास्ट में अगर मैं सामान शिप से ला रहा हूं तो शिप से अनलोड होने के बाद डॉकयार्ड में उसको रखना पड़ता है, वेयर हाउस को उसको रखना पड़ता है, गोडाउन में उसको रखना पड़ता है, और जो गोडाउन के चार्जेस में पे करता हूं उसी को डॉकयार्ड चार्जेस बोलते हैं। तो वो मेरा कितना था 5,000 टू डॉकयार्ड चार्जेस। ठीक है, सो नो आई थिंक सो। देखो वापस से स्टार्टिंग से मैं चेक करता हूं सारे एक्सपेंसेस मैंने रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए। ओपनिंग स्टॉक हां सर रिकॉर्ड किया, परचेज रिकॉर्ड किया, वेजेस रिकॉर्ड किया, फैक्ट्री रेंट रिकॉर्ड किया, एक्सपेंसेस फैक्ट्री हां रिकॉर्ड किया है, उसका फ्यूल 5,000 रिकॉर्ड किया है, इंपोर्ट ड्यूटी सर रिकॉर्ड किया है, डॉक्टर चार्जेस रिकॉर्ड किया है, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड किया है। अच्छा मुझे थोड़ा सेल्स रिटर्न के बारे में थोड़ा सा मुझे देखना है कि मैं थोड़ा अमाउंट थोड़ा बढ़ा देता हूं, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कर दिया। तो मेरे पास सेल्स कितना था 3,20,000 का। नाउ यू जस्ट टेल मी गाइस, ये सेल्स में कहां रिकॉर्ड करूं, ये सेल्स मुझे कहां रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करूं या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूं? सेल्स कहां रिकॉर्ड करूंगा, सेल्स बेचने के बाद पैसा आएगा तो मुझे कहां रिकॉर्ड करना है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, तो बेटा देखो मैं यहां पे लिखता हूं बाय सेल्स। ओके, कितना है 3,20,000। सर इनसाइड कॉलम में लिखिए, हाँ क्योंकि सर ने मुझे बोला है कि सेल्स में से हमेशा सेल्स रिटर्न माइनस होता है। सर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दिया है। क्या बात कर रहे हो, सेल्स रिटर्न नहीं दिया है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा डैश करूंगा और बाहर फिगर लिखूंगा। समझ में आया मैंने क्या किया, आप सबको समझ में आया बेटा मैंने क्या किया है? अगर क्वेश्चन में सेल्स में से सेल्स रिटर्न नहीं किया है और अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो फॉर्मेट सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करने वाला था लेकिन नहीं किया है, इसलिए मैंने जो फिगर था वो फिगर राइट साइड कॉलम में लिख दिया। अब लास्ट में मेरे पास अभी क्या है, सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया, देखो मैंने सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया है, ओहो क्या दिया है एडजस्टमेंट में, थोड़ा देखो बेटा ध्यान से। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां रिकॉर्ड होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 कितने का 50,000। क्लियर है, सारा
सारा मटेरियल मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, सारा ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। किसी को डाउट है यहाँ पर कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है? अभी जरा ध्यान से देखो, थोड़ा जूम करके आराम से। किसी को कुछ डाउट है कि सर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ? सारी की सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड कर दी है। अब तुम लोग का काम चालू। अब मुझे टोटल बताना पड़ेगा। 3,20,000 प्लस 50,000, हाउ मच? 3,20,000 प्लस 50,000, हाउ मच? टोटल बोलो क्रेडिट साइड का। 3,20,000 प्लस 50,000, हाउ मच? कैलकुलेशन बोलो। ये जो 3,20,000 प्लस 50,000, आई थिंक मुझे लगता है 3,70,000 आना चाहिए टोटल। 3,70,000। अब ये टोटल में यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देखो 3,70,000। आपको मालूम है मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बराबर। दिस इज द वे ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब मेरा इनकम कौन से साइड में है? क्रेडिट साइड में। मेरे एक्सपेंसेस कौन से साइड में है? डेबिट साइड में। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस मतलब इनकम का टोटल कितना आया है? 3,20,000 प्लस 50,000। मेरे पास टोटल स्टॉक और इनकम कितना है? 3,70,000। अब ये 3,70,000 इधर आ गया। अब उसमें से मुझे क्या करना है? ये सारे एक्सपेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब मुझे क्या करना है? इसमें से माइनस करना है, तब मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तब मैं एक्सपेंसेस में कैलकुलेट करता हूँ। 10,000 का ओपनिंग स्टॉक, तो 10,000 प्लस 1 लाख बाद में ऐड करते हैं बेटा। 10,000 प्लस 5,000 15,000, 15,000 प्लस 15,000 30,000, 30,000 प्लस 25,000 55,000, 55,000 प्लस 5,000 60,000, 60,000 प्लस 15,000 75,000, 75,000 plus 5,000 80,000 and 1 lakh, 1,80,000 is total expenses, बराबर। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कितने आए मेरे? 1,80,000। अब बोलो बेटा, बोलो 3,70,000 में से जब 3,70,000 में से 1,80,000 जाएगा, तब अमाउंट कितना बचेगा? 1,90,000 बचेगा। कितना बचेगा? 90,000। और ये मेरा क्या था? प्रॉफिट। अब ये कौन से आया था? ट्रेडिंग अकाउंट से आया था, इसलिए मैं उसको क्या बोलेगा? लॉस प्रॉफिट। देखो 3,70,000 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद यहाँ पर मेरा फिगर कितना आएगा? बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस कितना आएगा? 1,90,000, बराबर। और ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरा प्रॉफिट आता है उसको मैं क्या बोलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बोलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो बैलेंस आता है उसको मैं क्या बोलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा होते 2 लाख और मेरी इनकम सिर्फ 50,000 होती, तो यहाँ पर मेरा लॉस हो जाता है, तो उसको मैं क्या बोलता? बाय ग्रॉस लॉस, बराबर। यहाँ पे जो अमाउंट आती तो मेरा क्या हो जाता? लॉस। मतलब अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट पे डेबिट साइड में लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। और अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा होता तो मेरा यहाँ पे लॉस आता, लॉस को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, बोर्ड जरा ध्यान से देख लेना और इसका फोटो में चाहिए तो आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। आई होप मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करके मैंने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कैसे मैंने पूरा का पूरा आपको स्टार्ट टू एंड सिखा दिया है। आप देख सकते हो बोर्ड पे। सिर्फ लास्ट वाला चाहिए तो मैं पॉइंट वापस से रिवाइज कर देता हूँ। ये लास्ट में मैंने क्या किया था? 1 मिनट 3 मिनट में 3,20,000 प्लस 50,000 मेरा टोटल आता है 3,70,000। ये 3,70,000 मेरा इनकम है, तो मैंने सारी इनकम में से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, तो सारे एक्सपेंसेस का टोटल मेरा 1,80,000 आता है। 3,70,000 में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मुझे बैलेंस मिला 1,90,000। ये मेरा प्रॉफिट था, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो 3,70,000 में से 1,80,000 क्या? 1,90,000 मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आया तो मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर लॉस आया रहता मेरा, अगर लॉस आया रहता मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा होते और इनकम कम होती तो लॉस होता, तो लॉस मेरा क्रेडिट पे दिखाई देता, उसको मैं ग्रॉस लॉस बोलता। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अपना आज मैंने तुम लोग को पूरा का पूरा
हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कंप्लीट कर दिया है. हाउ मेनी अकाउंट्स वी नीड टू प्रिपेयर इन अ फाइनल अकाउंट? देयर आर 3 अकाउंट्स वी नीड टू प्रिपेयर इन अ फाइनल अकाउंट. One is a trading account, second one is a profit and loss account, third one is a balance sheet. या आज के दिन मतलब 2 दिन में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर दिए, 2 दिन प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे. बैलेंस शीट तो तुम लोग को ऑलरेडी आता है, सिंगल एंट्री में पढ़ाया था. एक दिन बैलेंस शीट में लगेगा, मतलब नेक्स्ट और 4 लेक्चर में आपका ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट के तुम लोग प्रिपेयर हो जाओगे टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट. You people are ready to solve the final account. As I said that 5 days is very important. पहले 5 दिन मेरे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. As I said that earlier also. तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना इजी जा रहा है. इज इट डिफिकल्ट और इजी? आप कुछ समझ रहे हैं? आपको इजी जा रहा है या डिफिकल्ट है ये? अक्षता जादव, आकांक्षा जादव सेइंग इजी है बेटा. मैंने तो तुम लोग को पहले ही बोला था कि अपन पढ़ाएंगे तो आपको इजी ही लगेगा, डिफिकल्ट तो कुछ आएगा नहीं. देखो अपना ट्रेडिंग अकाउंट खत्म भी हो गया, स्टार्ट भी हो गया, खत्म भी हो गया, पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आप लोगों को सिखा दिया. इसके अलावा और कुछ नहीं आता बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में. आप सिर्फ मैंने आपको पहले ही बोला था, आप लेक्चर अटेंड करोगे प्रॉपरली, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगा. दैट्स माय वर्ड. जो प्रॉपरली लेक्चर अटेंड करेगा उसको तकलीफ नहीं होगा. दैट इज माय वर्ड. तो मेरे को जितना सिस्टमेटिकली पढ़ाना था, मैंने जितना कोशिश किया है, बहुत तरीके से सिंपल तरीके से स्टोरी में भी पढ़ाया, रट्टा मार के भी पढ़ाया, घुमा घुमा के पढ़ाया, सारे एंगल से मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट कोशिश किया इजी वे में पढ़ाने का. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज द फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लोज. सिमिलर वे में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट तो तुम लोगों को आता ही है, क्योंकि सिंगल एंट्री में जब पढ़ाया था तो सिंगल एंट्री में आपको बैलेंस शीट मैंने पढ़ाया था. तो इसका मतलब ट्रेडिंग आता है अपने को बैलेंस शीट. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को नेक्स्ट 2 डेज इज वेरी क्रूशियल फॉर अस. एक बार प्रॉफिट एंड लॉस आ गया तो मजा नहीं लाएगी. ठीक है. तो आई थिंक मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा प्यास लगी है, पानी वानी पी लेता हूँ. तुम लोग भी रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा घूम लो फिर लो. घर के अंदर ही घूमना, लेकिन और मास्क लगा के बैठना, सैनिटाइजर यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच. कुछ किसी को डाउट रहेगा तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, और इसका मैं फोटो आपको ग्रुप पे भेज दूंगा. सो बेस्ट ऑफ लक, बाय.